नमस्कार दोस्तों, सत्य सेंटेंस लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा दुर्ग भिलाई से। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का 90वां स्थापना दिवस, जो मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वाधान में। एक छोटा सा आयोजन किया गया है रिसाली भिलाई में, और इस आयोजन में बहुभाषीय कविता का पाठ कवि द्वारा किया जा रहा है। इसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु और भोजपुरी जैसे कई भाषा हैं। इन भाषाओं में कविता करने के लिए कवि जो स्थानीय कवि हैं, दुर्ग भिलाई के कवि हैं, दुर्ग जिले के कवि हैं, ये यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आयोजक से बात करने का प्रयास करेंगे कि आयोजन का क्या उद्देश्य है, और उसके बाद हम कुछ यहाँ पर उपस्थित कवियों से भी बात करेंगे कि आज के साहित्य के बारे में, आज के कविता लेखन के बारे में, आज के साहित्य लेखन के बारे में उनकी क्या राय है। सर, आपका परिचय बताएंगे। मैं परमेश्वर वैष्णव, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव। जी परमेश्वर जी, क्या आयोजन है बताएंगे। हमारा आयोजन है भाषाई एकता और सृजन मूल्यों के परिमार्जन के लिए हमने यहाँ बहुभाषी काव्य पाठ का आयोजन किया है। क्योंकि लघु भारत भिलाई में तमाम भारतीय भाषाओं के यहाँ रचनाकार मौजूद हैं। हम उन सबको लेकर एक सूत्र में पिरोकर हम विभिन्न भाषाओं के कवियों को आमंत्रित करके तमिल, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, सिंधी, गुजराती, अन्य तमाम भाषाओं के कवियों को एकत्रित करके उनकी कविताओं का पाठ का आयोजन किए हैं, ताकि राष्ट्रीय भाषाई एकता को हम मजबूत कर सकें। और जिस तरह भाषा विवाद हमारे देश में चल रहा है, उसमें हम राष्ट्रीय एकता का स्वर मुखर करना चाहते हैं। जो कवि इसमें शामिल हुए हैं, जो लेखक शामिल हुए हैं, क्या वो यहीं के रहवासी हैं या बाहर से भी आए हैं? भिलाई से हैं, सभी भिलाई दुर्ग के कवि हैं, कुछ कवि बाहर से आए हैं, लेकिन लघु भारत भिलाई के ही कवि हैं। जो हमारे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो भिलाई स्टील प्लांट है, उसमें कार्यरत परिवार के ही सदस्य हैं, जो विभिन्न भाषाओं के अनुयायी हैं और भाषाई कवि साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से कविताओं को रचा बसा है। और कविताओं का हमारा स्वर है कि मनुष्यता को बचाने का हमारा एक उपक्रम है। कविता की विशेषता है कि बची रहे मनुष्यता, यही संदेश है जी। हमारे सबकी बहुभाषी काव्य पाठ का उद्देश्य है कि हमारी कविता की एक ही है विशेषता, बची रहे हमारी मनुष्यता। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव परमेश्वर वैष्णव जी, इन्होंने बताया कि यह बहुभाषीय जो काव्य पाठ चल रहा है, जो काव्य संरचना चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है, बची रहे मानवता। इसको लेकर के इस पाठ का आयोजन किया गया है। हम और बात करना चाहेंगे, जो कवि शामिल हुए हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है ये। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वाधान में जो बहुभाषीय काव्य पाठ का जो आयोजन हो रहा है, अभी हमने बात किया महासचिव जी से, और इसके बाद हम इस कविता पाठ के जो कार्यक्रम है इसमें शामिल हुए हैं भोजपुरी के कवि और भिलाई की एक शख्सियत है शमशेर शिवानी जी। शमशेर शिवानी जी, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी संदेश के जितने हमारे सब्सक्राइबर है और दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे मेरी ये निवेदन है कि जो भी इस चैनल को देखे उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक बहुत ही अलग प्रकार का चैनल है और उसमें आपको बाकी जितने चैनल से एकदम बिल्कुल हट के चैनल है ये। जी धन्यवाद। दोस्तों, उपलब्धि क्या है, भोजपुरी कविता पाठ कब से शुरू हुआ, क्या ख्याति है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शमशेर जी, वो ऐसा क्या वाकया था जिससे आप भोजपुरी भाषा में कविता पाठ करने को प्रेरित हुए? वो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं भिलाई विद्यालय में था 1991 में, तो वहां भी बहुभाषी का कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ था। वो प्रेमचंद जी के जयंती पे हुआ था। तो हिंदी में मैं लिखता था, तो हिंदी में बहुत लोगों भरमार थी, बोले बाकी सब में तो हो गया। तो हमारे गुरुवर आदरणीय रवि श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पे कार्यक्रम में भी उपस्थित है, जिसके कारण मैं साहित्य लाइन में आया, कविता लाइन में आया। संतोष झांझी जी हैं, जिनके कारण मैंने गीत और गजल लिखना चालू किया, जिन्होंने बताया मुझे कि काफिया क्या होता है, अदीब क्या होता है, कैसे गीत गजल लिखा जाता है। तो मेरे लिए चैलेंज हो गया था कि भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। तो बोले कि अगर एक शर्त है कि आपको भोजपुरी कवि कोई नहीं है, अगर आप भोजपुरी में अपनी कविता लिख करके प्रस्तुत करो, तो अभी आपके पास जो है ना, आप 2 दिन का समय है, तो आपको मौका मिल सकता है इसमें। तो मैंने उसको चैलेंज के तौर पे लिया और मैं गया, तो तुरंत फिर मैं भोजपुरी में प्रेमचंद जी के ऊपर पूरा भोजपुरी में कविता लिखा था उस समय में। उसके बाद से मेरी पहचान धीरे धीरे जो है, मैं जहां भी मंचों पे गया, मैं भोजपुरी कविताओं का 1-2 कविताओं का जो है मैं जरूर काव्य पाठ करता था, बड़े मंचों पे भी, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में।
उसके बाद से नतीजा ये हो कि इसके कारण जो है मैंने भोजपुरी के लगाव को देखते हुए जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भोजपुरी फिल्म बनने लगी तो ये स्थिति आई। गीत उत्लेखन के लिए बोले कौन है यहाँ पर, तो फिर से उस समय एक नाम उभरा मेरा, शमशेर शिवानी। तो भोजपुरी गीतकार के रूप में भी मेरा नाम स्थापित हो गया और आज ये स्थिति की छत्तीसगढ़ में जितनी छत्तीसगढ़ी फिल्म बन रही है उसका या अनुवाद हो हिंदी से, या आपको भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी गानों का ट्रांसलेट हो भोजपुरी में, या भोजपुरी का नया गाना लिखना भोजपुरी फिल्मों के लिए, या कविता लिखना हो, तो मेरे अलावा दूसरा कोई नाम यहाँ पर अभी तक के सामने नहीं आता है। एक सम्मान भी प्राप्त हुआ है आपको, मिल गई चंदनिया। जी हाँ, ये हमारे भिलाई के आदरणीय संतोष जैन जी जो थे, उन्होंने फिल्म बनाई थी भोजपुरी में मिल गई चंदनिया, कलाकारों के व्यवसाय के ऊपर थी और बहुत अच्छी पिक्चर थी। उन्होंने सबसे पहले मुझको भोजपुरी फिल्म में गीत लिखने का ऑफर दिया था, मैंने लिखा, चैलेंज स्वीकार करके, और गीत बहुत इतने अच्छे गीत बन गए कि वो इतने अच्छे पॉपुलर भी गीत हुए, जिसके कारण 2019 में नेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट गीतकार का अवार्ड मुझे मिला था। क्या बात है। ये थे हमारे बीच में शमशेर शिवानी जी, भोजपुरी भाषी कवि, और ये भी अपना पार्टिसिपेशन, अपना बहुमूल्य योगदान। ये थे हमारे बीच में भोजपुरी भाषी कवि शमशेर शिवानी जी। शिवानी जी, एक छोटी सी 2-4 लाइन हो जाए भोजपुरी में। जी बेशक। क्या है कि आज जो जिन्होंने हमारे महासचिव ने बताया कि इसका उद्देश्य है सभी जितने भाषाई को एक करना, जो देश में वर्तमान स्थिति जो चल रही है, जिसके कारण आप देखो जगह जगह खून खराबा हो रहा है, हर जगह हिंदू मुस्लिम आपसी मतभेद हो रहा है, उससे हट करके सबको एकता के लिए कार्यक्रम कराया जा रहा है पूरे देश में। जब जब देश में संकट आया तो साहित्यकारों ने, कवियों ने ही उससे मानवता को और इंसानियत को बचाने का काम किया है और एकता को बढ़ावा देने का काम किया है। तो इसी पर आधारित मैं एक भोजपुरी शेर जो आपको सुना रहा हूँ, जो यहाँ में प्रस्तुत किया। इरशाद। दिल से दिल के मिलावल बहुत जरूरी बा, दिल से दिल के मिलावल बहुत जरूरी बा, प्यार के फूल खिलावल बहुत जरूरी बा, प्यार के फूल खिलावल बहुत जरूरी बा। तबाह मुल्क भइल नफरतन के आंधी से, तबाह मुल्क भइल नफरतन के आंधी से, चिराग अमन जरावल बहुत जरूरी बा, चिराग अमन जरावल बहुत जरूरी बा। बहुत जरूरी बा, बहुत जरूरी बा, बहुत जरूरी बा। शमशेर शिवानी जी का भी यहाँ रहना बहुत जरूरी बा। शमशेर शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और हम चाहेंगे कि आप अपना कविता पाठ इसी तरह से जारी रखें और छत्तीसगढ़ का नाम यूं रोशन करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार, जय जवाहर। हमारे बीच एक और कवि मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच इस काव्य पाठ में शामिल हुए हैं तेलुगु के कवि, तेलुगु भाषा के कवि। सर, परिचय बताएंगे आपका? मेरा नाम रुद्रमूर्ति है, मैं एक रंगमंच कलाकार हूँ, वैसी कविता भी लिखते रहता हूँ कभी कभी। रुद्रमूर्ति जी हैं, रंगमंची कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं और कविता लेखन भी करते हैं, बहुत अच्छी सोच और समझ के साथ करते हैं। आज जो आपने कविता पाठ किया तेलुगु भाषा में किया है, उनका हमने वो भी सुना, अनुवाद भी सुना। तो आज का जो साहित्य है, इस साहित्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले की साहित्यकार, साहित्य की लेखन और आज के साहित्य लेखन में क्या फर्क देखते हैं? आज के साहित्य को कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई कहाँ जा रहा किसी को पता नहीं, बस लिख रहा है, बस अक्षर इसमें रख रहा है, बस कोई। क्या बात है, कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन लेखन चल रहा। आज का साहित्यकार, साहित्य जो लिखता है दिशाहीन लिखता है। और पहले जो साहित्यकार थे वो एक दिशा में लिखते थे, एक लक्ष्य होता था उनका, एक टारगेट होता था कि मुझे इस चीज के बारे में लिखना है और इस चीज के बारे में लोगों को बताना है। कोई गलत चीज है तो उसे ठीक करना है और जो ठीक है उसे और बेहतर बनाना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हमारे बीच इस जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें और एक कविता पाठ करने के लिए हमारे बीच एक कवि मौजूद है, जानते हैं इनका परिचय। सर, आपका परिचय बताएंगे? विजय वर्तमान कहते हैं मुझे। जी, विजय वर्तमान जी हमारे बीच में है। विजय वर्तमान जी, आज के लेखक जो हैं, साहित्यकार जो हैं, जो कवि हैं, इनकी स्थिति क्या है? स्थिति को विभिन्न ढंगों से देखा जा सकता है और साहित्यकार की स्थिति कभी मेरी दृष्टि में खराब नहीं होती, क्योंकि वो एक अभियान लेकर, एक मिशन लेकर चलते हैं और जो मिशन लेकर चलता है उसके लिए आर्थिक या अन्य प्रकार की बाधाओं का कोई मतलब नहीं होता। वो अपने में इस समाज को आगे ले जाने के लिए, इस समाज को
विभिन्न भ्रांतियों से मुक्त करने के लिए ही यानी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अन्य का क्या जवाब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन साहित्यकार कभी भी बुरी स्थिति में नहीं होता। धन उपार्जन को लेकर के अगर बात करें तो ये जो विधा है, ये धन उपार्जन को लेकर के कितना ठीक है, या हमारे देश का दुर्भाग्य है कि साहित्य में कभी भी पैसा नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नाम कमाने के बाद भी जिनको रॉयल्टी का पूरा हक है, उन्हें भी शिकायत है। अभी मैं बात करूं, विनोद कुमार शुक्ल जी ने ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार मिला, उन्हें भी प्रकाशकों ने रॉयल्टी के नाम पर सताया है या वो संतुष्ट नहीं रहे। कहीं ना कहीं प्रकाशकों का कुछ तो है कि साहित्यकारों का हक जाने अनजाने या जाने ही कहिए तो मारा जाता है। जब इतने शीर्ष के साहित्यकारों को आर्थिक स्थिति के साथ इस प्रकार से सामना करना पड़ता है तो फिर बहुत छोटे लोगों की तो कोई बात ही नहीं है। और जो भी आदमी लिखने आता है वो यही मानकर आता है कि मुझे यहाँ से मिलना कुछ नहीं है, मुझे अपनी आजीविका के लिए कुछ दूसरा एक समानांतर व्यवस्था करनी होगी और साथ ही साहित्य सेवा करनी होगी, साहित्य के माध्यम से समाज सेवा करनी होगी। यही क्या बात है। विजय वर्तमान जी ने बताया कि साहित्यकार बनना आसान खेल भी नहीं है, क्योंकि इस साहित्य के सफर में धन उपार्जन नहीं हो पाता है। ये एक जुनून होता है, एक सनक होती है, एक पागलपन होता है कि आप साहित्यकार बन के इस दुनिया को कुछ अलग देना चाहते हैं, कुछ अलग बताना चाहते हैं। वर्तमान जी, चंद लाइन। एक कविता है, शीर्षक है सौंदर्य। सुंदर सिर्फ चेहरा नहीं होता, सुंदर सिर्फ चेहरा नहीं होता, बेहद सुंदर होते हैं शब्द भी, उनसे बनी भाषा भी और भाषा की अदायगी भी। कितनी सुंदर लगती है खूब जगमग आधुनिक बाजार में किताबों की बहुत पुरानी दुकान। सुंदर होती है मुस्कान निश्चल, आत्मीय निगाहें, शालीन देह भाषा, सुखदाई भंगिमाएं। सुंदर होती है शोरगुल के मध्य एक अविचलित चुप्पी, कलुषित प्रलाप के समक्ष एक शांत अप्रभावित मुद्रा। सुंदर होता है फूलों का खिलना बिखरना भी। कितना सुंदर है गिलहरी का अपनी झब्बेदार पूंछ उठाकर गियर बदल बदल कर दौड़ लगाना। अगाध सुंदर होता है संध्या बेरा में चिड़ियों का कलरव, सूरज का सिंदूरी हो जाना, रंभाती गायों का लौटना, बछड़ों की आतुर पुकार, ग्वाले की बांसुरी। सुंदर होते हैं उड़ते हवाई जहाज, स्कूल जाते बच्चे, स्कूटर चलाती किशोरियां, फुटबॉल खेलते किशोर, सुबह सैर करते बुजुर्ग, 26 जनवरी को स्टेडियम में नाचते बच्चे। अप्रतिम होता है नानू की उंगली थामे नन्ही नातिन का फुदकना, मक्खन निकालती नानी की पीठ पर सवार हो जाना। देखिए तो सही गांव में ताजा गोबर बटोरने झौहा लेकर गायों के पीछे भागती बालाएं, दूर खेतों से आती ददरिया की ताने। बेहद सुंदर होती है मृत्यु भी, बेहद सुंदर होती है मृत्यु भी, यदि हमने जीवन अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा जिया। थैंक यू। क्या बात है। ये थे विजय वर्तमान जी। सर, एक चीज पूछ सकते हैं, वर्तमान जो ये तकल्लुफ आप लगाते हैं, इसका रीजन? ये हमारे मित्रों ने ही दे दिया था, इसके पीछे बहुत ठोस वजह तो क्या, लेकिन मेरी रचनाओं को या मुझे हंसते हंसाते या सबके साथ खेलते खिलाते देखकर उन्होंने वर्तमान तकल्लुफ मेरे लिए पसंद किया, और जो मित्रों ने पसंद किया वो मैंने अपने अस्तित्व के साथ जोड़ लिया। क्या बात है। मित्रों ने दिया वर्तमान तकल्लुफ और विजय जी ने अपने आप को उस तकल्लुफ में ढाल दिया। जो भी पाठ करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो वर्तमान
को आईना दिखाने के लिए काफी होता है। धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। और जैसे तैसे करके बच्चे हिंदी पढ़ना मिलते ही खाली पेट खिलाते हैं क्लास को, करते हैं गणित विज्ञान और दीगर विषय के काम, बस दीगर विषय के काम करते बच्चे हिंदी पढ़ना रोकती है जैसे हिंदी, वरना उसे किसल कन्हैया, सुपुत्र सुपुत्री और राजा भैया। और उसके बाद देखते हुए सपने डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अफसर या किसी बड़े मुकाम में पहुंचते हैं। इन सपनों में फंसकर बच्चे हिंदी पढ़ना पता नहीं उन्हें बन जाए सब कुछ, हो जाए सपने पूरे उनके, पर बन पाएंगे कैसे मनुष्य भी? भाषा तो मनुष्य का इतिहास है, लंबी परंपरा है इसकी। बिना परंपरा से ऊर्जा लेकर बन जाएंगे मानव से मसीह। बिना परंपरा से ऊर्जा लेकर बन जाएंगे मानव से मसीह। दुनिया हो जाएगी कोलाहल से गमगीन, मशीनों से चल जाएंगे कारखाने और मिल। मशीनों से चल जाएंगे कारखाने और मशीन, निकल जाएगा परिणाम में भी। पर चलती है दुनिया ऊर्जा लेकर अपनी परंपरा और इतिहास से। उसे ऐसी पीड़ा नहीं होती। जो काम करता है वही गलतियां करता है। जिसके पास कोई काम नहीं, उसे गलतियां करने की जरूरत ही नहीं। गलतियां करने के डर से काम न करना ठीक नहीं। गलतियां करने के डर से काम ना करना ठीक नहीं। जो कुछ नहीं कर सकता, आगे आगे बढ़ता जाऊं, पीछे कोई न रह जाए। न शोषक बनूं न शोषित, उद्धार ही मेरा लक्ष्य कहलाए। कोई दिखावा कोई दिखास नहीं, सत्य की राह पकड़ चलो। जात पात का भेद न माने, ऐसा समाज वो अपनाओ। अपने सहज जन्म से पाए शब्दों से निर्माण करूं। जो भी सहज भाव से जुड़े, उन्हें भी साथ मैं रखूं। కదలకుండా ఉండేవాడికి ఆ బాధే లేదు. పని చేసేవాడికి తప్పులు చేస్తారు. పని పాట లేని వారికి అవసరమే లేదు. తప్పులు చేస్తామని పని చేయకుండా ఉండలేం కదా. ఏమీ చేయలేని వాడు తప్పులు వెతుకుతాడు. తప్పులు పట్టడం తేలికే, వంకలు పట్టడం కూడా తేలికే. క్రియాపరత లేనప్పుడు రంధ్రాన్వేషణ, ప్రతి పనిలోనూ ఏవో సాధక బాధకాలు ఉంటాయి. నిర్వాపారత్వం రుచి లక్షణం. నిష్కంటకమైన దారి ఎక్కడా ఉండదు. ജ്ഞാനമെന്നൊച്ചനെ പോലൊരു നല്ല മനുഷ്യനാകും. സ്നേഹം നിറഞ്ഞു ഞാൻ അന്യർക്കുള്ളിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ ഏറാട്ടം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദീനാനുകമ്പയും നിസ്വാർത്ഥ ഭാവവും എന്റെ സ്വഭാവ തനിമയാകും. ആർക്കും ഒരു അല്പവും അപ്രിയമാകാത്ത കർത്തവ്യവാദം തെരഞ്ഞെടുക്കണം. മുന്നോട്ട് ഞാൻ ഗമിച്ചിടുമ്പോൾ പിന്നോക്കമാരും പോകാതെ നോക്കും. ദൂഷിതരില്ലാത്ത ക്ഷേത്രത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കും. इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं उर्दू भाषी के शायर, जो भिलाई में रहते हैं, भिलाई के मशहूर हस्ती हैं, शायर मुमताज भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। मुमताज भाई, आप अपना कविता पाठ यहाँ करने आए हैं, शायरी करने आए हैं उर्दू में, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन। 4 लाइन ये है कि आज के प्रोग्राम के लिए पहले बता दूं मैं कि आज का जो प्रोग्राम हो रहा है बहुभाषी कवि सम्मेलन, तो भाषाएं और साहित्य समाज को जोड़ती हैं। साहित्य समाज का आईना होता है। एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें मुझे भी बुलाया गया, मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ। और आखिर में अपने दर्शकों के साथियों को 4 पंक्तियाँ यूँ पढ़ता हूँ कि पहले इंसान मुकम्मल बने इंसान कोई, पहले इंसान मुकम्मल बने इंसान कोई, फिर इसके बाद बने हिंदू मुसलमान कोई। और किसी के घर को जलाना तो बहुत आसान है, जला के देखे भला अपना असर। क्या बात है, क्या बात है। मुमताज भाई, एक छोटा सा सवाल है आज के साहित्य को लेकर के।
आज का जो साहित्य है उसे आप किस तरह से देखते हैं और आज के जो साहित्यकार हैं किस दिशा में? आज का जो साहित्य है, साहित्य जैसे कि मैंने पहले कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ना होता है, तो साहित्यकार को समाज के मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को उठाना चाहिए, तभी साहित्य की, साहित्यकार की सार्थकता साबित होती है। आजकल लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल साहित्य जो है ज़्यादा राजनीति के संरक्षण में चला गया हुआ है, जो बड़े दुख की बात है। मेरा ये मानना है कि साहित्य को अपना धर्म निभाना चाहिए, तभी समाज का भला। साहित्यकार देश निर्माण में किस तरह से भूमिका निभाता है? देश निर्माण में भूमिका ये निभाता है कि साहित्यकार जो है, जो देखता है, जो कमजोरियों को देखता है, उनको उजागर करता है, जो अच्छाइयाँ उनकी तारीफ करता है, इससे देश को, देशवासियों को बल मिलता है, ताकत मिलती है, और साहित्यकार अपना निर्वहन इस तरीके से करता है। ये थे हमारे बीच में आयोजक जो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव थे, जिन्होंने बताया कि आयोजन का क्या उद्देश्य है, आयोजन में कहाँ से कवि आए हैं, और ये सारे कवि जो बहुभाषीय हैं और अपनी अपनी भाषाओं में कविता पाठ करते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद भी करने की यहाँ व्यवस्था है ताकि लोग उसे समझ सके कि आखिर उस कविता में क्या कहा जा रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर उपस्थित बहुभाषी कवियों से भी ये जानना चाहा कि आज का साहित्य किस तरफ जा रहा है, आज का साहित्य लेखन किस दिशा में जा रहा है, और आज के साहित्यकार क्या सोचते हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि आज के साहित्यकार की जो साहित्य है वो दिशाहीन है। वरिष्ठ साहित्यकारों का ये कथन अपनी जगह सही हो सकता है, हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन साहित्य तो साहित्य होता है, चाहे पुराना हो या नया। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।